रात के अंधेरे में पहाड़ों के बीचों बीच एक सुनसान रेलवे ट्रैक पर वो मालगाड़ी धीरे धीरे गुजर रही थी। एक कंडक्टर और एक ड्राइवर, जिनके लिए हर रूट मानो एक खुली किताब बन चुका था। उनका सामना उस रात एक ऐसे खौफनाक माहौल से हुआ जो ना तो नक्शों में मौजूद था और ना ही किसी इंसानी दिमाग में। वो अंधेरी रात उनके लिए ऐसे हालात लाई जिसे सुनने वालों ने भी कानों को हाथ लगा लिया, मगर उन दोनों ने वो सब महसूस किया। चंद मिनटों के लिए नहीं बल्कि घंटों तक मुसलसल बड़ी सख्त अजियत में। ये एक इंतहाई दिलचस्प और लॉन्ग स्टोरी होने वाली है, तो बगैर कोई वक्त ज़ाया किए मैं बताता चलूँ। ट्रैकिंग सीरीज़ और इस न्यू आने वाली सीरीज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो उसे ज़रूर चेकआउट करते जाइएगा। बाकी अगर स्टोरी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख दीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। मुझे ट्रेन की कंडक्टरी करते हुए कोई लगभग 25 साल से भी ज़्यादा का अरसा हो चुका था। कराची से लाहौर के ट्रैक्स पर तो मानो घड़ी की सुई की तरह बार बार घूमा था। हर ट्रैक, हर रूट, हर कार्गो, जैसे एक एक चीज़ दिमाग में नक्श हो चुकी थी। इस सब के दौरान हर तरह के माहौल से मेरा वास्ता पड़ा, फिर चाहे वो कोई टेक्निकल इशू हो या कोई गरजता बरसता तेज़ तूफान। हमने हर हाल में अपने ट्रिप्स मुकम्मल किए थे। ट्रेन मानो हमारे लिए दूसरे घर जैसी हो गई थी। पटरियों पर दौड़ती बोगियों की आवाज़ हमारे लिए एक सुकून की लय बन गई। इसी से हमारे चूल्हे जलते और इसी से हमें खुली फिजा में जीने का मौका मिलता। मगर मेरी पूरी सर्विस के दौरान ऐसे सुकून हमेशा से नहीं रहा। कई बार दूर वीरानों में ऐसी ऐसी चीज़ें देखी और महसूस की कि सुनने वालों की हफ्तों तक नींदें उड़ जाए। ट्रेन के रूट्स ज़्यादातर वीरानों से गुजरते हैं, इसलिए हमारी दुनिया की कई अजीब चीज़ों से हमारा वास्ता पड़ता रहता है। ऐसा ही एक वाक़या सन 98 में हमारे साथ पेश आया। वो वाक़या आज भी मैं किसी नए आने वाले स्टाफ को सुनाता हूँ तो मेरे जिस्म के बाल तक खड़े हो जाते हैं। कोई यकीन कर लेता है तो किसी को ऐसे हालात से गुजरने के बाद यकीन हो जाता है। उन दिनों मेरी ड्यूटी एक मालगाड़ी पर लगी हुई थी। मुझे याद है शाम को हमारे एक करीम नामी ड्राइवर ने मुझे बताया था कि कल क्वेटा के लिए निकलना है, इसलिए ज़रूरी सामान रेडी कर लेना। ऐसे चुटकियों की तरह जाएंगे और फ़ौरन से वापस आ जाएंगे। बाकी रॉ मटेरियल पहुंचाना है, इसलिए मज़े से एंजॉय करते हुए इकट्ठे जाएंगे। अमूमन मालगाड़ी की ड्यूटियां बड़ी मज़े की होती थी। बस जस्ट लोडिंग अनलोडिंग के वक्त थोड़ी खपत ज़रूर होती थी, वरना इसके अलावा बाकी पूरा सफ़र हम एंजॉय करते हुए गुजारते थे। हमारी कोशिश होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटियां पैसेंजर ट्रेन के बजाय माल गाड़ियों पर ही लगाई जाएं। इसीलिए मैं खुशी खुशी तैयारी में मसरूफ़ हो गया। वो रॉ मटेरियल किसी प्रोजेक्ट के लिए मगरब में क्वेटा की तरफ हमें लेकर जाना था। इस रूट पर ये हमारी पहली डिलीवरी थी, इसलिए थोड़ी एक्साइटमेंट भी थी और थोड़ा डर भी लग रहा था कि न जाने कैसे एरियाज़ होंगे। चूँकि उस साइड के हालात अक्सर ख़राब रहते थे, इसलिए थोड़ी बहुत फ़िक्र होना मामूली बात थी। खैर दिन गुजरा और अगली दोपहर हमने प्लान के मुताबिक सफ़र शुरू कर दिया। ट्रेन के उस ट्रिप पर हम बस 2 लोग ही मौजूद थे। जो वक्त गुजरता गया हम मैदानी इलाकों को क्रॉस करते पहाड़ी इलाकों में घुसते चले गए। पहाड़ भी ऐसे मानो अपने अंदर पूरी ट्रेन को लेने के लिए सर तक आ झुके हों। ऊपर से फैलती रात में हर आता लम्हा मानो घुप अंधेरे में हमें धकेलता जा रहा था। दूर बहुत दूर इंसानों से हम उस रोज़ दुआएं पढ़ते सफ़र जारी रखे हुए थे। एक सांस आता तो दूसरे को खींच कर लाना पड़ता। बाहर का माहौल इतना खौफनाक होगा, ये सब हमने सफ़र करने से पहले नहीं सोचा था। हम तो आदी थे आबादी वाले रूट्स के, मगर यहाँ तो आदमजात का वजूद ही दिखाई नहीं दे रहा था। ट्रेन में मौजूद करीम का भूख से बुरा हाल हो चुका था, मगर ऐसी वहशत में खाना कहाँ जिस्म में जाता था। हम बस दुआएं करते जा रहे थे कि किसी सूरत कोई टेक्निकल इशू ना हो, वरना ऐसे एरियाज़ में मदद के लिए भी दिन लग जाते थे। जो इंजन हम चला रहे थे वो पिछले दिनों भी एक रूट पर ख़राब हो चुका था, जिसे बाद में बड़ी मुशक्क़त से स्टेशन लाया गया था। मुरम्मत तो सही से हो चुकी थी, मगर उसकी हालत से दिल को तसल्ली नहीं थी
किसी भी लम्हे उसका ख़राब हो जाना किसी सूरत अनहोनी बात नहीं थी। खैर, हमारे ट्रेन की लाइट्स ऐसे माहौल में हमारे लिए एक सहारे जैसा रोल अदा कर रही थी। उस रात ऐसे मालूम पड़ता था जैसे पटरियों पर दौड़ती ट्रेन के अलावा कोई आवाज़ ही आसपास मौजूद नहीं थी। खैर, कोई 11 बजे तक का सफ़र ठीक ही गया, मगर फिर वो सब शुरू हुआ जिसे आज भी बताते वक्त मेरे हाथ कांप रहे हैं और जिस्म झुरझुरी सा ले रहा है। वो जगह ऐसी थी कि चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, इतने कि आसमान भी वहाँ जैसे कम ही नज़र आता था। एक दर्रे नुमा सी वो जगह थी जिसे हमने जैसे ही क्रॉस किया हमें दूर से एक सुर्ख रंग की रोशनी दिखाई दी। पहले तो ख्याल गुजरा कि इस वीराने में लाइट नहीं हो सकती, शायद खौफ की वजह से हमारी आंखें धोखा दे रही थी, मगर फिर करीब आती वो रोशनी हमें जानी पहचानी सी लगने लगी। करीम मेरे बाजू को जोर से खींचते हुए बोला, उधर सामने देख। वो रोशनी ऐसे लग रही थी जैसे कोई ट्रेन का स्टाफ हमें रोकने के लिए रोशन किए हुए था। इस वीराने में स्टेशन किसने बनाया? मैं हैरान होते हुए करीम की जानिब देखते हुए बोला, मुझे क्या पता, उसने कंधे ऊपर उठाते हुए कहा, लेकिन लग तो स्टेशन ही रहा है। ऐसा करो, अपने मैप में देखो। वो रोशनी हमसे अभी थोड़ी दूर थी, इसलिए मैंने जल्दी से नक्शा निकाला। अभी मैं ये मालूम कर ही रहा था कि हम कहाँ होंगे और इधर कोई स्टेशन है भी कि नहीं कि करीम बोल पड़ा, ये तो कोई अपना स्टाफ लगता है, शायद आगे कुछ गड़बड़ है, मैं ट्रेन को रोक देता हूँ। मैंने करीम का बाजू भी पकड़ने की कोशिश की, मगर उसने तसल्ली देते हुए मुझे बताया कि कोयले के अलावा कौन सा खजाना हम लेकर जा रहे हैं जो कोई हमें लूटने की कोशिश करेगा। बात तो उसकी ठीक थी, मगर वो उस रात कोयले के लिए भला कहाँ आए थे? उन्हें तो हमसे मतलब था। हाँ, हमसे। खैर, ट्रेन ठीक से उस शख्स के सामने जा रुकी। वो वाकई लिबास से हमारा स्टाफ ही मालूम पड़ता था, मगर कुछ अजीब ज़रूर था। उसका पुराना यूनिफॉर्म बरसों की दास्तान सुना रहा था। एक नज़र करीम पर डालते हुए वो धीमी आवाज़ में बोला, सुबह से आगे पटरियों पर थोड़ा काम जारी है, आप थोड़ी देर इंतज़ार कर लो, मैं आपको आगे से कंफर्म करके बताता हूँ। इससे पहले कि हम कोई सवाल करते वो दूसरी ओर मुड़ गया। मैं जल्दी से बाकी डिटेल्स लेने के लिए उतर ही रहा था कि करीम ने मुझे रोक लिया। सब्र कर लो, शायद वो खुद ही वापस आकर सब कुछ बता दे। हमने वहीं इंतज़ार करते हुए जल्दी से अपना खाना ख़त्म कर लिया। खाने से फारिग होते ही करीम ने मुझे सारी ट्रेन को चेक करने के लिए पीछे की ओर भेजा। मैं जैसे ही मेन केबिन से उतरा, मेरे अंदर अजीब सा खौफ बढ़ने लगा। बाहर की फ़िज़ा तो मानो बहुत ही भयानक हो चुकी थी। घुप अंधेरे में हमारी ट्रेन की चंद जलती हुई रोशनियों के अलावा कुछ आंखों के पल्ले नहीं पड़ रहा था। खैर, मैंने अभी कोई 1-2 बोगियां ही क्रॉस की होंगी कि मैं वापस पलटकर करीम की ओर आया। दोस्त, मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन बस ऐसा लग रहा है जैसे कुछ है यहाँ। तुम एक बार बाहर निकल कर देखो तो सही। बजाय इसके कि वो मेरा यकीन करता, उसने सीधे सीधे मुझे 2-4 सुना दी। यार, तुम तो बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहे हो। कुछ नहीं है, एक चक्कर लगाओ, ऐसा ना हो पीछे कोई गड़बड़ हुई पड़ी हो, फिर हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। वो थोड़ा जोर देते हुए बोल रहा था। सीनियर चाहे जितना भी अच्छा हो, बहस करने से इज्तनाब करना चाहिए। इसलिए मैं भी कड़वा घूंट पीते हुए ट्रेन के साथ साथ बढ़ने लगा। ऐसे वीराने में देखना क्या था भला, बस मैं टॉर्च लिए ऐसे सरसरी सा घुमाता जा रहा था। मुझे याद है, जैसे ही मैंने ट्रेन को पीछे से क्रॉस करने के लिए अपने पाँव पटरी पर रखे, नीचे कोई था या कुछ बैठा था वहाँ हमारी ट्रेन के नीचे। सेकंड के कितने लम्हों में मेरा दिमाग सुन्न हुआ। खौफ से मेरे जिस्म में झुरझुरी सी हुई। मेरे बढ़ते कदम रुक गए कि आखिर वहाँ है क्या। मैंने अपने कदम ज़्यादा नहीं रोके और ना ही उसी साइड देखने की कोशिश की, बल्कि थोड़ा सा होश में आते ही आगे की ओर बढ़ गया। वो जो कुछ भी था, मैं किसी सूरत उसे ये नहीं महसूस कराना चाहता था कि मैंने उसे देख लिया था। वो सब इतना जल्दी में हुआ था कि मैं एक नज़र उसकी ओर घुमाते ही सीधा आगे निकल गया।
पहले तो मुझे लगा कि शायद मुझे वहम हुआ है, मगर फिर जैसे ही कंफर्म करने के लिए मैं पीछे मुड़ा, वो वहीं था। अब के यहाँ एक एक सेकंड मेरे लिए इंतहाई खतरनाक था, तो मैंने जल्दी से आगे के लिए कदम तेज कर दिए। जैसे जैसे मैं इंजन की ओर वापस आ रहा था, मुझे मुकम्मल यकीन होता जा रहा था कि उसने मुझे अच्छी तरह से देख लिया था। वो मेरे दूर जाने तक वहीं सहमा हुआ सा बैठा था। हर बढ़ता कदम मेरे लिए भारी से भारी हो रहा था। नहीं मालूम किसी भी लम्हे वो मेरे ऊपर हमला कर सकता था। जान की फिक्र मेरे पसीने बहाने लगी थी। ऐसे वीराने में किसी चीज़ का इतना करीब जाने का ख्याल ही बहुत भयानक था। वो चीज़ मुझे बस इतनी ही दिखी थी कि इंसान से बड़ी और बालों से घिरी हुई बिल्कुल स्याह सी थी। चूँकि मैंने डायरेक्ट लाइट उस पर नहीं मारी थी, इसलिए बस इतना ही मैं देख सका था। अगर उस पर वो हल्की सी लाइट ना पड़ती तो शायद उसके स्याह होने की वजह से मैं उसे देख भी नहीं सकता। फ्रंट केबिन के पास आते ही मैं जल्दी से ऊपर चढ़ा। करीम एक लम्हे को तो चौंक उठा कि न जाने कौन सी चीज़ इतने अचानक उसकी विंडो पर आ धमकी, मगर मुझे इतना डरा हुआ देखकर उसने फौरन से खिड़की खोल दी। मैं अंदर गया तो पसीना पसीना था, मेरा सांस फूला हुआ था और अल्फाज थे कि मेरे हलक से निकल ही नहीं रहे थे। मैं बस करीम को इतना ही बता सका कि वहाँ कुछ है, कुछ बहुत ही भयानक। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। वो मुझे किसी तौर कोई इंसान नहीं लगता था। उसके बैठे होने के बावजूद उसकी जिस्सामत इंसानों से कहीं ज्यादा बड़ी थी। करीम पहले थोड़ा हंसते हुए बात को मजाक में लेने लगा कि शायद मैं ऐसा करके उसे डराने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर फिर मेरी हालत देखकर उसे भी थोड़ा खौफ महसूस होने लगा। उसे लगने लगा कि या तो सचमुच वहाँ कुछ है या फिर आज मैं उसके सामने बला की एक्टिंग कर रहा था। वो इसी सब में परेशानी से मेरी ओर देखते हुए बोला, देखो ऐसा ना करो, हम बहुत वीरान एरिया में हैं, ये मजाक का वक्त नहीं है। करीम मेरी हालत देखो, तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँगा? मैं चिढ़ते हुए जल्दी से बोला। उसने एक नज़र मेरे जिस्म पर घुमाई और फिर संजीदा होते हुए पूछने लगा, ठीक है मुझे बताओ क्या है वहाँ, ऐसा क्या देखा है तुमने? मुझे नहीं पता, मैंने उसे सही से नहीं देखा। वो आखिरी बोगियों के पास नीचे पटरी पर बैठा था। जितना मैंने देखा वो बहुत ही भयानक था। मैं भी बोल ही रहा था कि करीम मेरी बात काटते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम भी ना, चलो मैं तुम्हारे साथ चल के वहाँ देखता हूँ। थोड़ा बहुत और उसके कन्विंस करने से मुझे भी ऐसा लगने लगा जैसे वो शायद मेरा वहम था, क्योंकि ऐसे एरियाज में छोटी से छोटी चीज़ भी इंसान को खौफनाक लगने लग जाती है। खैर हम ट्रेन से उतरे और सीधा पीछे की ओर बढ़ने लगे। मैंने केबिन में से एक डंडा भी उठा लिया कि इन केस ज़रूरत पड़ जाए तो हमारे पास कुछ ऐसा हो जिससे हम अपनी हिफाजत कर सकें। करीम चूँकि मुझसे थोड़ा सीनियर था और उम्र में भी बड़ा था, इसलिए वो अभी तक काफ़ी हिम्मत करता हुआ साथ आ रहा था। हम हर बोगी के नीचे लाइट मारते, इधर उधर देखते, साथ में पाँवों को ज़ोर ज़ोर से बजाते हुए आखिरी बोगी की तरफ जा रहे थे। जैसे जैसे हम उसी साइड बढ़ रहे थे, मेरे आसान खता होते जा रहे थे। मैं बस दिल ही दिल में दुआएं करता जा रहा था कि वो मेरा जस्ट वहम ही हो। चंद लम्हे गुजरे और हम आखिरी बोगी के पास जा पहुंचे। करीम के हाथों से दूर पड़ती लाइट में अब के वहाँ कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। हम पटरी पर भी उतरे, नीचे ऊपर नेज हर तरफ लाइट घुमाई, मगर अब वहाँ कुछ न मिला। करीम मेरी ओर देखते हुए हंसा, ये तुम्हारे उस खौफ की वजह से हुआ जो तुमने उतरते ही अपने ऊपर तारी कर लिया था। ऐसे खौफ खाओगे तो फिर पत्थर भी तुम्हें भूत दिखाई देने लगेंगे। ये सब देखकर मुझे थोड़ी तसल्ली हो गई थी, इसलिए हम अब मेन केबिन की ओर वापस जाने लगे। स्टेशन का एक चक्कर न लगा लें, इस तरह थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा और स्टाफ से भी पूछते आएंगे कि कितनी देर मजीद हमें इंतज़ार करना होगा। करीम चलते चलते मेरी ओर देखते हुए बोल रहा था, हाँ चलो देख लेते हैं, मैंने कंधे ऊपर उठाते हुए कहा। वो स्टेशन अपने आसपास के वीराने से कदरे मुख्तलिफ नहीं था। बरामदे में बिखरा सामान, चेयर्स मानो किसी ने जानबूझकर इधर उधर फेंकते हुए
तोड़ डाली थी, या फिर मौसम की शिद्दत से सब कुछ उलट पुलट हुआ पड़ा था। जो भी था वो स्टेशन रात के इस पहर टाइम पासी के लिए हरगिज मौजूद नहीं था। खैर, जो हम अंदर झांकते गए हमारे औसान खता होते गए। वो स्टेशन हमारी सोच से भी ज़्यादा खौफनाक हालत में मौजूद था। जगह जगह लगे जाले और सफाई नाम की चीज़ का मौजूद न होना एक ऐसे वाज़े इशारा था कि जैसे यहाँ बरसों से कोई नहीं आया था। हमारे बढ़ते कदम हमें एक हॉल जैसी जगह पर ले गए कि इसी असना में एक कमरे से हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई सरगोशियां करते हुए वहां मौजूद था। करीम ने मेरी ओर एक बार नजर उठाकर देखा। कुछ लम्हों के लिए खामोशी छाई और फिर वो मुस्कुराकर कहने लगा, शायद वही स्टाफ होगा, मैं उसे देखता हूँ। तुम ऐसा करो, ट्रेन की ओर चले जाओ, ऐसी जगह हमें थोड़ा ख्याल करना चाहिए। बाकी मैं उससे पूछकर फौरन बाहर आता हूँ। मेरा दिल ऐसे अकेले जाने पर किसी तौर नहीं मान रहा था, मगर मजबूरी थी, सो मैं कदम बढ़ाता बाहर की ओर निकलने लगा। मेरा हर बढ़ता कदम मुझे मजीद खौफ में मुब्तला करता जा रहा था। आसपास का माहौल ऐसा बन गया था कि मानो जैसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो, जैसे कुछ होने वाला हो। एक गुप्त सी खामोशी में सिर्फ हमारे कदमों की आवाज़। अभी मैं बिल्डिंग से निकल ही रहा था कि मुझे पीछे करीम की चीख सुनाई दी। ऐसी भयानक और तेज चीख मैंने कभी नहीं सुनी थी। ऐसे मालूम पड़ता था जैसे वो किसी मुसीबत में फंस गया था। खौफ के बावजूद मैं दोबारा उसी बिल्डिंग के अंदर वापस भागा, मगर जल्दी में शायद उस हॉल की डायरेक्शंस मुझसे मिस हो गई, या जो भी था, मुझे वो हॉल के अंदर जाने का रास्ता अब नहीं मिल रहा था। मैं ऊंचा ऊंचा करीम कहते हुए पूरी बिल्डिंग में दौड़ रहा था, मगर करीम की चीख की आवाज़ ख़त्म होते ही मुझे उसका कोई पता नहीं चल रहा था। मेरे जहन में हज़ारों सवाल घूमने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि ना तो वो मेरी आवाज़ का जवाब दे रहा था और ना ही उसका कोई पता चल रहा था। कोई 5 मिनट तक उसका नाम चीख चीख कर मैंने अपना गला बैठा दिया कि तभी मुझे सामने कुछ हरकत महसूस हुई, जैसे सामने कमरे के एक कोने में कोई खड़ा था। चूँकि वहाँ काफ़ी अंधेरा था, इसलिए बस इतनी समझ आ रही थी जैसे कोई खामोशी से वहाँ दम साधे खड़ा था। मैंने कमरे के अंदर झांकते हुए धीमे लहजे में पुकारा, करीम, ये तुम हो? दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया। मेरे बढ़ते कदम चंद सेकंड के लिए रुक गए। मैं सोचने लगा कि अगर सामने मौजूद वो करीम न हुआ तो मैं क्या करूँगा, मगर मेरे लिए अब ऐसा रिस्क लेना ज़रूरी था। किसी भी बड़ी मुसीबत से पहले मुझे उसे ढूंढना था, इसलिए मैं आहिस्ता से उसकी जानिब बढ़ा, मगर हर बढ़ते कदम के साथ उसकी हालत वैसी की वैसी थी। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। अभी मैं उससे चंद कदम के फासले पर ही था कि वो मेरी ओर एकदम से बढ़ते हुए हंसा। मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। वो और कोई नहीं, करीम ही था, जो अब के ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बता रहा था कि मैंने तुम्हारी हिम्मत चेक करने के लिए ये छोटा सा मजाक किया था। असल में मैं ये देखना चाहता था कि तुम मुझे बचाने आते हो कि नहीं। मैं गुस्से से उसे मारने के लिए आगे बढ़ा तो वो हंसता हुआ मेरे आगे आगे बाहर की ओर भागने लगा। उसके ऐसे मजाक पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर हम दोनों स्टाफ होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी थे, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। इसलिए मैंने भी बात को रफा दफा किया और ट्रेन की ओर उसके साथ जाने लगा। ट्रेन पर बैठते ही हम दोनों का थोड़ा सांस में सांस आया। करीम चूँकि पूरे दिन का थका हुआ था, इसलिए थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए वो सो गया। मैं भी सीट पर टेक लगाए उसी स्टाफ का इंतज़ार करने लगा। वो न जाने हमें थोड़ी देर का कहकर कहाँ चला गया था। बाहर अब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। पहाड़ी इलाकों में साल के ज़्यादातर हिस्से ठंड ही रहती है, और अब तो थे भी सर्दी के महीने, सो ऐसा माहौल होना यकीनी बात थी। आसपास दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं था, बस एक वहशत सी नजर आती थी चारों ओर से। मैं यही सब सोच ही रहा था कि मुझे दूर कुछ रोशनियां दिखाई दी, एक साथ लाइन में जाती हुई, जैसे कुछ लोग लालटीन उठाए चले जा रहे हों। थोड़े बहुत नहीं बल्कि काफ़ी लोग।
میں سمجھا شاید مقامی لوگ ہوں گے، کہیں جا رہے ہوں گے، مگر رات کے اس پہر تھوڑا عجیب سا تھا۔ چونکہ وہ مجھ سے تھوڑا فاصلے پر تھے، اس لیے ہلکی سی روشنیوں کے علاوہ مجھے کچھ خاص دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے کریم کو جگا کر یہ سب کچھ دکھانے کا خیال بھی آیا، مگر پھر اسے سوتا دیکھ کر ہاتھ روک لیا۔ باہر وہ لوگ شاید پٹری کراس کر کے دوسری اور جانے والے تھے۔ میں بس انہیں خاموشی سے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا، مگر آہستہ آہستہ مجھے احساس ہونے لگا کہ ان کی ڈائریکشن چینج ہو رہی تھی۔ وہ بجائے ہمارے سامنے سے گزرنے کے ہلکا ہلکا ہماری اور مڑنے لگے تھے۔ میں یہ تو کسی صورت ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ اتنا لمبا چکر کاٹ کر ہماری اور آئیں گے۔ میں نے جلدی سے کریم کو اٹھایا۔ پہلے تو وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور اسے کوئی سمجھ ہی نہ آئی، مگر پھر میں نے اسے سامنے کی اور اشارہ کرتے ہوئے دکھایا۔ باہر دیکھو، وہ ہماری اور آ رہے ہیں کریم، میں جلدی سے بولا۔ کون آ رہے ہیں؟ اتنے ہی الفاظ اس کے منہ سے نکلے جب اس نے باہر کی اور دیکھا۔ جلدی وہ سمجھ گیا کہ میں کس کی بات کر رہا تھا۔ رات کے 2 بجے ہماری اور بڑھتے ہوئے مقامی لوگ بھلا کیسے ہو سکتے تھے؟ مقامی تو دور، وہ تو انسان بھی نہیں لگ رہے تھے۔ کیا کریں گے اب؟ کریم پریشانی سے بولا۔ نکل چلتے ہیں یہاں سے، آگے مسئلہ ہوا تو دیکھ لیں گے، مگر ادھر رہے تو مارے جائیں گے۔ مجھے ان کے اندازے صحیح نہیں لگ رہے، میں نے جلدی سے کریم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ہم سے ابھی چند قدم کے فاصلے پر ہی تھے کہ ہم نے ٹرین سٹارٹ کر دی، مگر ٹرین کے سٹارٹ ہوتے ہی وہ علاقہ جیسے جاگ اٹھا تھا۔ جنہیں ہم کوئی 15-20 لوگ سمجھ رہے تھے، وہ تعداد میں کافی زیادہ تھے۔ ہماری نظر تو صرف سامنے والوں پر پڑ رہی تھی، باقی کی سائڈ سے بھی ایسے ہی لوگ ہماری اور بڑھے آ رہے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ٹرین آگے بڑھاتے وقت وہ سٹاف والا انسان جو پہلے نہ جانے کہاں گم ہو گیا تھا، اب کے ایک دم سے آگے نکل کر آ گیا۔ ہمیں سیٹیاں بجا بجا کر وہ روکنے کی کوشش کر رہا تھا، پر اب ہم نہیں رکنے والے تھے۔ جو سب ہم دیکھ چکے تھے اس سے ہمیں خوب حقیقت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ ہم اچھی طرح جان گئے تھے یہ سب کوئی حقیقت میں نہیں تھا، بلکہ یہ ہمیں پھنسانے کے لیے ٹریپ پہ ٹریپ لگائے ہوئے تھے۔ ہوا بھی یہی، ہم جوں آگے بڑھتے گئے ہمیں پٹریاں بالکل ٹھیک دکھائی دیتی گئیں۔ کوئی کام نہیں ہو رہا تھا، نہ ہی کسی کام کے آثار موجود تھے وہاں۔ وہ 2 مائلز مانو ہم بڑی مشکل سے گزار کر آگے بڑھے تھے۔ وہ سب ہماری ٹرین کے ساتھ ساتھ دوڑ رہے تھے، مگر چونکہ ہماری ٹرین سپیڈ پکڑتی جا رہی تھی اس لیے وہ اب پیچھے ہی پیچھے رہتے جا رہے تھے۔ ہمارے جسم کانپ رہے تھے اور دل تھے کہ سینے سے جیسے نکل رہے تھے۔ اس رات ایسے ماحول میں ہمارا بچ جانا جیسے ایک معجزے جیسا تھا۔ خیر، جوں ہم آگے بڑھتے گئے سب کچھ ختم ہونے لگا۔ وہ اس سارے ماحول پر جو ایک حصار کی طرح بنا ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ اس رات وقت پر نکل آنے سے ہم جیسے موت کے منہ سے نکل آئے تھے، مگر بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ سفر تو جیسے تیسے کر کے ہم نے گزار ہی دیا، مگر پھر ہمیں واپس بھی تو آنا تھا اسی راستے سے اگلے ہی دن۔ ہم نے وہاں پہنچتے ہی ساری بات وہاں اسٹیشن والوں کے گوش گزار دی، مگر اسٹیشن والوں نے واضح الفاظ میں بتایا کہ کسی قسم کا کام پٹریوں پر شروع نہیں تھا، ورنہ آپ کو کراچی اسٹیشن سے روانگی کے وقت ہی بتا دیا جاتا۔ خیر، وہ دن ہم نے بڑی پریشانی میں گزارا۔ کھانے کا ایک نوالا اندر ہی نہیں جا رہا تھا کہ کیسے اسی راستے کو دوبارہ کراس کر کے واپس جائیں گے۔ ہم نے اسٹیشن سے کچھ اور سٹاف کی درخواست بھی کی، مگر سٹاف کی کمی کے باعث انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اوپر سے ہمارا مذاق بھی اڑایا کہ ہم اپنی جان چھڑانے کے لیے ایسے بہانے کر رہے ہیں۔ جب ہر طرف سے کوئی امید نہ بچی تو میں نے کریم کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ فکر نہ کرو، جو بھی ہوگا دیکھ لیں گے، بس ٹرین کی ٹھیک سے جانچ پڑتال کروا لیتے ہیں تاکہ کسی قسم کا ٹیکنیکل ایشو نہ آئے، باقی چلتی ٹرین پر کچھ نہیں ہوگا۔ اگلے دن ٹائم ہم نے ایسے چنا کہ اس علاقے کو رات ہونے سے پہلے پہلے کراس کر جائیں۔ سفر کے آغاز سے ہی ہم نے معمول سے تھوڑی زیادہ سپیڈ رکھی ہوئی تھی۔ کوئی شام کے آس پاس ہمارا اسی جگہ سے گزر ہوا، مگر آگے کے منظر نے تو جیسے ہمارے ہوش ٹھکانے لگا دیے۔
वो एरिया जहां हम परसों रात रुके थे, जहां वो पुराना सा स्टेशन था, वो स्टाफ था, अब के वहां एक छोटी सी दीवार तक भी नहीं थी। कुछ भी नहीं, बस पहाड़ और हर तरफ फैले हुए वही बंजर पहाड़। चंद लम्हों तक तो हम एक दूसरे को तकते रहे कि हम कमरों और हाल के अंदर तक गए थे। वहां जगह जगह लगी पुरानी तस्वीरें और बिखरा हुआ सामान तक देखा था, मगर हमारे नक्शे और सामने के नज़ारे के मुताबिक वहाँ कुछ भी वैसा नहीं था जो हमने रात को महसूस किया या देखा था। करीम, वो सब फिर क्या था? मेरे मुंह से बस इतने अल्फाज ही बड़ी मुश्किल से निकले थे। करीम के पास भला इस सवाल का कौन सा जवाब होना था? वो मेरे सवाल को नज़रअंदाज किए हुए शाक में खामोशी से बाहर की ओर देख रहा था। आगे का पूरा सफ़र हमने बस खामोशी में गुजारा। एक लफ्ज़ भी हमारी ज़बान से अदा नहीं हुआ, मगर कराची स्टेशन पर पहुंचते ही एक अहद हमने ज़रूर किया कि आइंदा ऐसे ट्रिप्स या तो लेंगे ही नहीं, या फिर अगर दिए गए तो फिर अपने साथ कुछ और स्टाफ भी लेकर ही जाएंगे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो स्क्रीन पर आने वाली वीडियो पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और स्टोरी में।